मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और नागफनी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकेलाल, हमारी 3 समुद्री यात्राएं निर्विघ्न समाप्त हो गई है। ज्योतिषी लंबे नाम जी महाराज के कहा अनुसार हमें विशालगढ़ पहुंचने के लिए 4 समुद्री यात्राएं और करनी है। जी हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन विशालगढ़ पहुंचूंगा अकेला मैं, क्योंकि इस बार तुझे मैं योजना बनाकर नहीं बल्कि सीधे सीधे छूड़ा घोंप कर मौत के घाट लहू का स्नान कराऊंगा। या अरे बाके, स्वर्ण मुद्रा पाई। आ, मर गया। धन का इस प्रकार मिट्टी में पड़े रहना अशुभ होता है बाकेलाल, फिर चाहे तो एक ही मुद्रा क्यों ना हो। मगर अरे बाकेलाल, तुम वहाँ कटीली झाड़ियों पर बैठकर कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? मोटे मुटल्ले घर। बाकेलाल, अपने कुल्हों पर उगी कटीली झाड़ियाँ को तो हटा लो। उसके बाद फिर जैसे ही विक्रम सिंह आगे बढ़े कि मुच्छड़, इस बार तू नहीं बचेगा। लो, देखो बाकेलाल, एक और स्वर्ण मुद्रा पाई। या कुड़ कुड़, कल मोहे नासपीटे मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। क्रंच। बाकेलाल, लगता है आज हमें जरूर कोई खजाना मिलने वाला है। मगर ये क्या, तुम वहां अंडे क्यों से रहे हो? बचो बाके, मुर्गी काटी काटी करने आई। कुड़ कुड़, बदतमीज लोफर कहीं का। बाज आया मैं मुच्छर को सीधे सीधे खत्म करने से। इसे तो मैं कोई अति भयंकर योजना बनाकर ही मारूंगा। मर गया। ची ची माँ, मेरे लाल, मेरे अमावस के चांद। कुड़ कुड़। उसके बाद दोनों आगे बढ़े और एक स्थान पर पहुंचकर दोनों रुके। बाकेलाल भूख के मारे अतड़ियाँ खींची चली जा रही है, और ये वन है कि ना तो समाप्त होने का नाम ले रहा है और ना ही अभी तक कहीं रसीले फलों से लदा कोई वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। भगवान करे कि रसीले फलों का वृक्ष सामने पड़ते ही इस मुच्छर की आंखों में विकार उत्पन्न हो जाए और ये बन जाए सूरदास, और फिर तब तक सूरदास ही रहे जब तक इसका दम ना निकल जाए। मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। साहिबा के लाल की निगाहें स्थिर हो गई उस वृक्ष पर। ओहो, फल! बाकेलाल, फल! चलो, ऊँट के मुंह में जीरा ही सही। लेकिन उससे पूर्व कि विक्रम सिंह कुछ और कह पाते, उनकी जीवा में आ गया विकार, और जीवा के साथ ही हो गए उनकी वाणी भी गायब। गूं गूं गूं। आह! मेरी जीवा में विकार आ गया है और मैं गूंगा हो गया। मगर बाकेलाल, वो फल मैं खाऊंगा, क्योंकि मोटा होने के कारण फल की अधिक ज़रूरत मुझे है, और तिनका होने के कारण तुम तो घास खाकर भी गुजारा कर सकते हो। गूं गूं। ये गोंगू गोंगू क्या कर रहा है? ओहो, इसके तो जीवा में विकार आ गया है। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब आएगा फल खाने का असली मजा। मगर घबरा नहीं मोटे भुक्खड़, तुझे मैं गुठली चूसने को दूंगा। गुठली पर से गुद्दा ढूंढकर चूस लियो। चल बेटा बाकेलाल, दिखा अपने निशाने का कमाल। गूं गूं। बाकेलाल, फल मुझे देना। उसी समय, उफ, शुक्र है ईश्वर को भोग लगाने के लिए ये इकलौता फल मिल गया। अजी, ईश्वर की तो मूर्ति से बस छुआना भरी है। मुझे इस फल को बाद में तो प्रसाद के नाम पर इसे मैं ही खाऊंगा। यम यम। लेकिन इसका क्या करें जब बाकेलाल के सटीक निशाने के बीच दीवार बनकर आ जाए उस ऋषि की खोपड़िया। तड़ाक! मरा! आ, गिरा, मैं पिचक जाऊंगा। आ, मरा! गूं गूं। चमत्कार हो गया। बाकेलाल का फेंका पत्थर लगते ही फल ऋषि में परिवर्तित हो गया। खड़ाक! जबकि वृक्ष से टपक कर ऋषि गिरा सीधा चींटों की बॉम्बी पर। मरा! आ, मरा! एक तो हमारी बॉम्बे नष्ट कर दी, ऊपर से चिल्लाता भी है। काटो इसे, बचने ना पाए। घुर्र।
इधर अर्जुन की आंख की तरफ बाकीलाल को दिखाई दिया केवल वो फल। आ गया फल हाथ में, लेकिन पत्थर मारने पर यह मानो की तरह चीखा क्यों था। विक्रम सिंह ने सहारा देकर ऋषि को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि गूं गूं, ये अवश्य ही कोई महान ऋषि है जो वृक्ष पर फल के रूप में लटका तपस्या कर रहा था। आ, मरा, गूं गूं, उठिए महाराज। उफ, इसके चेहरे पर तो चींटे चिपक गए। विक्रम सिंह ने तोड़ ली वो झाड़ी, और इस झाड़ी से इसके चेहरे पर चिपके चींटे छुड़ा दूं। आ, मरा, राहत की सांस ली ऋषि ने। इन कमबख्त चींटों की इतनी जरूरत कि महान तपस्वी ऋषि धतूरा के चेहरे का शोभा मंडल बिगाड़े। मैं इन्हें साथ देता हूँ कि ये अगले जन्म में मानव योनि में जन्म ले, तब मैं चीटा योनि में जन्म लेकर इन्हें काटूंगा। मरा। तभी फल खाते बाकेलाल पर पड़ी ऋषि की नजर। अति स्वादिष्ट, वाह, ओ, यम, चुस चुस चुसक, यम यम यम। ओह, तो ये है वो उदंड बालक जिसने मुझसे फल छीनने के लिए मुझ पर पाषाण प्रहार किया और मुझे चींटों से कटवाया। फल के स्वाद स्वाद से चटकारे लेते बाकेलाल ने उछाली गुठली, मुच्छड़ के लिए चप्पर चप्पर। वाह, मजा आ गया। मरा, शैतान बालक, तूने ये फल खाकर ऋषि धतूरा का अपमान किया है। गू गू, इसे क्षमा करें महाराज, ये बाकेलाल है, नादान है। गू गू, किंतु तूने अभी ऋषि धतूरा का क्रोध नहीं देखा, भूख क्या होती है ये नहीं देखा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी भूख का कभी अंत नहीं होगा। मेरे आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सन्यासी किसे शाप दे रहा है। गू गू, इसे क्षमा कर दे ऋषिवर। गू गू, और मोटे बालक, तूने हमारी चींटों से रक्षा की। हम तुम्हें तुरंत वाणी प्रदान करते हैं ताकि हमसे वर मांग सके। हम मंगतों की मांग अवश्य पूरी करते हैं। अब अपना नाम बोल। मेरा नाम विक्रम सिंह है ऋषिवर। ओह, मेरे जीवा का विकार दूर हो गया, और भी ये मेरा प्यारा बाकेलाल है। पुच्ची, इसे क्षमा करे ऋषिवर, ये नादान बालक है। इसने जो कुछ किया अनजाने में किया। अपना सांप वापस ले लें। सांप? ओह, तो इस पाखंडी ने मुझे सांप दे दिया है। मगर मैंने किया क्या है? हरगिज नहीं, ये सांप अब मिथ्या नहीं हो सकता। तो रिसीवर, फिर मुझे यही वर दे कि मेरे प्यारे बाकेलाल के ऊपर से सांप का असर शीघ्र ही समाप्त हो। ओह, ठीक है विक्रम सिंह, इसी अमावस्या की रात रात को ये सांप मुक्त हो जाएगा। ये तो शुक्र हुआ कि मोटे मच्छर की जीवा का विकार सही समय पर दूर हो गया, अन्यथा ना जाने उस सांप के असर से मेरा क्या होगा। और महाराज, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। अगर मुझे शीघ्र ही कुछ खाने को ना मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ओह, ऋषि धतूरा के सांप का असर शुरू हो गया है। घबराओ नहीं बाकेलाल, सामने ही नगर है। नगर का नाम सुनते ही बाकेलाल पागलों के समान उस ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जल्द ही भूख भूख, आ, अब तो मुझसे एक भी कदम और नहीं चला जा रहा है। जल्दी आ मोटे, मुझे उठाकर ले चल, वरना मैं तुझे ही खाऊंगा। और विक्रम सिंह से अब बाकेलाल की हालत देखी नहीं गई। बाकेलाल, अरे कमबख्त, फल पर पत्थर मारने से पहले उस महान ऋषि को तो देख लिया होता। मगर मोटे, मेरा मतलब महाराज, जब भूख लगी हो और खाना सामने हो तो एक फल को खाने वाले दो हो तो फिर ऋषि ऋषि किसे दिखाई पड़ता है। आ, भूख भूख, खाना खाना। तेरा सत्यानाश जाए ऋषि के बच्चे। नगर में प्रवेश करते ही बाकेलाल को दिखाई दिए तरबूज। वाह तरबूज, अब मेरी भूख मिट जाएगी। सुड़ब सुड़ब। अरे रे, कौन हो तुम? पहले मुद्राओं तो दे दो। फिक्र मत करो भाई, ये लो मुद्राएं, और बाकेलाल को अपनी भूख मिटाने दो। एक मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है। मगर शीघ्र ही बाकेलाल ने वे सारे तरबूज खा लिए। मुझे और भूख लगी है। इंसान एक तरबूज भी नहीं खा सकता, और ये मेरे सारे तरबूज खाकर भी भूखा है। कुछ आगे बढ़ते ही बाकेलाल को दिखाई पड़ी सब्जी एवं फल मंडी। भूख से बेहाल बाकेलाल टूट पड़ा फलों पर।
ये केले खाकर मेरी भूख अवश्य ही शांत हो जानी चाहिए। क्रोध ना करो भैया, ये लो केलों का मूल्य। ओह, मगर ये केलों के 12 गुच्छे खा चुकी है। मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी। मुझे ये सारे फल एवं सब्जियां चाहिए। उफ, अगर बाकीलाल इसी प्रकार खाता रहा तो शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं भी समाप्त हो जाएगी। उफ, अगर बाकीलाल इसी प्रकार खाता रहा तो शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं भी समाप्त हो जाएगी। इधर गुलाब नगर के राजा गुलाबी सिंह के महल के राज कर्मचारी भी महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां पहुंचे। क्या सभी फल एवं सब्जियां समाप्त हो गए? जी हाँ राज कर्मचारी जी, आज आपको यहाँ आने में विलम्ब हो गया, मगर हम तो रोजाना इसी समय आते हैं। हाँ, मगर आज नगर में एक बहुत ही भयानक भुक्कड़ आया हुआ है, सारे फल एवं सब्जियां वही खा गया। क्या इसका मतलब हुआ कि आज महाराज को नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी? मगर आटा और नमक भी तो खरीदना है। इधर बाकेलाल और विक्रम से पहुंच चुके थे अनाज मंडी में। खाओ, पेट भर कर खाओ बाकेलाल, मेरे जीवित रहते तुम भूख से नहीं मर सकते। अब तो मैं अनाज के पकने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता। शीघ्र ही महाराज, मुझे और भूख लगी है। खाना खाते खाते मेरे जबड़ों में भी दर्द होने लगा है। उस कमबख्त ऋषि को नरक में भी जगह ना मिले। इतना बड़ा भुक्कड़ मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार देखा है। बाकेलाल और विक्रम सिंह के गोदाम से बाहर बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वहां आ पहुंचे राज कर्मचारी। और क्या यहाँ भी सारा अनाज वो भुक्कड़ बाकेलाल खा गया? तब तो महाराज को भुट्टे ही भूनकर खाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि महाराज तो हमें माह भर के राशन के लिए मुद्राएं एक साथ दे देते हैं, जबकि हम उन मुद्राओं को ब्याज पर देकर ब्याज की मुद्राओं से महल की रसोई की व्यवस्था करते हैं। अब क्या होगा? आटे की इन बोरियों को झाड़ने पर इतना आटा तो मिल ही जाएगा कि महल की रसोई की व्यवस्था हो सके। बस उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिलाना पड़ेगा, जो महल के घोड़ों को खिलाया जाता है। और रही फलों की बात, तो आज महाराज के लिए गन्ने की गडेरिया ले चलेंगे। काम हो गया। इधर भाकेलाल की भूख भूख थी कि खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। चूसो भाकेलाल जी, भरपूर गन्ने चूसो, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। चुसक चुसक। पूरे खेत के गन्ने गन्ने बाकेलाल ने शीघ्र ही चूस डाले। और फिर वे जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, महाराज, मेरा पाँव भारी हो गए हैं। बाकेलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कहने का अर्थ है महाराज कि इतना खा लेने के बाद मेरे पेट का वजन इतना बढ़ गया है कि अब मुझसे एक कदम भी और नहीं उठाया जा रहा है। ओह, तो ये बात है, मैं कुछ और ही समझा था। लेकिन अरे वाह बाकेलाल, तुम्हारा पेट तो मुझसे भी बड़ा हो गया है। बाकेलाल, मैं उधर जाता हूँ, तुम इधर झाड़ियों में अपना पेट हल्का कर लो, क्योंकि ऋषि के सांप की अवधि बीतने में अभी पूरे एक दिन और आधी रात का समय शेष है। और पू पटाक चर पर तर पिटर, ये भयंकर स्वर बता रहे हैं कि बाकेलाल के पांव अब हल्के हो जाएंगे। और फिर बाकेलाल के पुकारने पर जैसे ही विक्रम सिंह पलटे तो, अरे बाकेलाल, ये पर्वत अभी तो यहाँ नहीं था। महाराज, अभी तो गुलाब नगर में ना जाने ऐसे कितने और पर्वत खड़े होंगे। इधर रणभूमि में उस समय मचा था कोहराम। राजा गुलाबी सिंह चीख चीख कर अपने सौतेले भाई और बंटवारे के बाद बने कांटा नगर के राजा सूरज सिंह को चेतावनी दे रहे थे। बड़े सौतेले, मान जा, तू बड़ा है, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तू अपने सिर के बाल जितनी भूमि राज्य के बंटवारे में ज्यादा लेगा। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। आखिर न्याय में कोई चीज है, आखिर न्याय भी कोई चीज है। बंटवारा बराबरी का ही रहेगा। अगर तुझे यह निर्णय मंजूर नहीं तो युद्ध करके फैसला कर दे। युद्ध में तू हार गया तो तुझे तुझे पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। छोटे सौतेले, जिद मत कर, और जिद करनी है तो फिर युद्ध कर।
मुझे पता था बड़े सौतेले कि तू युद्ध के बिना नहीं मानेगा, इसलिए मैं तैयार होकर ही आया हूँ। युद्ध के लिए आक्रमण करो भाई। राजा गुलाबी सिंह की सेना टूट पड़ी राजा सूरज सिंह की सेना पर। कोई भी युद्ध जीतने का सबसे बढ़िया और आसान रास्ता है कि दुश्मनों के वस्त्र काट डालो, ताकि वो शर्म से खुद ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा हो जाए। आखिर न्याय भी कोई चीज है। अरे जाते कहाँ हो, युद्ध नहीं लड़ना क्या? राजा गुलाबी सिंह की सेना को मारने की इजाजत नहीं है, केवल काटने की इजाजत है। काटो, वस्त्र काटो, फाड़ो, वस्त्र फाड़ो। या! और हम क्या काटें? हम क्या फाड़े? इनके वस्त्र तो पहले ही कटे और फटे हुए हैं। भयानक भयानक ढंग से युद्ध हुआ दोनों सौतेले भाइयों में। तो अपने आप को बड़ा कैसे कहता है? जन्म तो पहले मेरा हुआ है। बड़े सौतेले, आखिर न्याय भी कोई चीज है। जन्म तेरा जरूर पहले हुआ था छोटे सौतेले, मगर मैंने बड़ी माँ की कोख से जन्म लिया है, इसलिए बड़ा मैं ही हूँ। इधर अपने सैनिकों की इधर अपने सैनिकों को रणभूमि छोड़कर भागता हुआ देख चीख पड़ा राजा सूरज सिंह। अरे नलायको, रणभूमि छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बहादुर सिपाही वही होता है जो युद्ध भूमि से जीवित वापस नहीं जाता। युद्ध अपनी नाक बचाने के लिए किया जाता है महाराज, और हमारी नाक तो हमारे वस्त्रों के साथ ही कट गई है। लेकिन फिर भी हम कपड़े बदल कर वापस आते हैं। फिर वही हुआ जो होना था। भाग गया सौतेला अपनी सेना के साथ। अब वो ज्यादा भूमि की मांग नहीं करेगा। आखिर न्याय भी कोई चीज है। मैंने क्यों छोटे सौतेले से पंगा लिया? और फिर लौटते समय कई सैनिक मूर्छित होकर लुढ़क गए। अरे इन्हें क्या हुआ? और इन्हें भी क्यों? हो तो हमें भी कुछ हो रहा है, हम पर भी मूर्छा छा रही है। शीघ्र ही कारण सेनापति निचोड़ सिंह की समझ में आ गया। जल्दी करो, अपनी नाक पर रुमाल रख लो। महाराज, उस रहस्यमय पर्वत से चल रही है मूर्छित कर देने वाली प्रदूषित वायु। ओह, मगर जब हम रणभूमि की ओर जा रहे थे तब तो यह पर्वत यहाँ पर नहीं था। इस रहस्य का शीघ्र ही पता लगाना होगा महाराज, मगर फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए। किंतु नगर में प्रवेश करते ही, छोड़ दो, मुझे खाना चाहिए। नहीं, इसे छोड़ दिया तो ये पूरे साल भर का राशन टकार जाएगा। इसे फौरन पहले नगर से बाहर धकेलो। नहीं, मेरे बाकेलाल को छोड़ दो। आखिर न्याय भी कोई चीज है। क्या हो रहा है यहाँ? ओह महाराज, अच्छा हुआ कि आप आ गए। और बाकेलाल के विषय में सुनते ही सेनापति निचोड़ सिंह ने उन बातों से निकाला ये निचोड़। महाराज, उस पर्वत का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। खुसूर फुसूर क्या? छी छी। आखिर न्याय भी कोई चीज है। बाकेलाल नाम के इस भूखमरे को कैक्टा के जंगल में फेंक दो। वहाँ इसकी भूख पर्वत तैयार करने के लिए जमीन का भी पूरा प्रबंध है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब कैक्टस के जंगल में पहुंचकर ही खाना मिलेगा। मेरा लाल, मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक बाकेलाल मुझे वापस ना मिल जाएगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। हाय भूख, हाय खाना। धतूरा के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। मैंने पर्वत खड़ा किया, ईश्वर करे कि तू दरिया बहाए। और इस प्रकार बाकेलाल को फेंक दिया गया कैक्टा के जंगल में। यहाँ तो चारों ओर नागफनियाँ उगी है। राजा के बच्चे, मैं नागफनियाँ खाऊंगा? हे भोले शंकर, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या खाऊं? इधर राजा सूरज सिंह पहुंच चुका था उस घाटी के मुहाने पर। हार के अपमान से जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हे भगवान, मेरी आत्मा को शांति ना देना, मुझे भूत बना देना, ताकि मैं भूत बनकर छोटे सौतेले की नाक में दम कर दूं। आह! खनाक धाड़। इसी के साथ घटी एक आश्चर्यजनक घटना, भयानक हंसी। अरे ये क्या? मैं तो घास के गट्ठर पर गिरकर मरने और भूत बनने से बच गया, और ये धुएं की कैसी आकृति बन रही है? रुई जैसे फफूंद ने एकत्रित होकर एक राक्षसी रूप ले लिया
और चलो, अब ये राक्षस जरूर मुझे खा जाएगा। आखिर मेरे भूत बनने की इच्छा पूरी होगी। मूर्ख इंसान, तूने तो मुझे कैद मुक्त किया है, फिर मैं तुझे भला क्यों खाऊंगा? देख, मैं उस बोतल में से ही निकला हूं जो तेरे कारण फूट गई है। बात अधिक पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष पूर्व की है। गुलाबनगर के राजा का बेटा पैदा होते समय ताजा ताजा ही चला। बस गुलाबनगर के राजा का बेटा पैदा होते समय ताजा ताजा ही चल बसा। कारण कारण रानी ने जिस सांप की छतरी की सब्जी को पौष्टिक समझकर खा लिया था, वो दरअसल विषैली थी, जिससे व्यथित हो उठा था राजा गुलाब सिंह। हाय, मैं रंडुआ हो गया, मगर मुझे विदुर होने का गम नहीं, क्योंकि इस मामले में मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मुझे मुझे गम तो मेरी शैतान का मुझे गम तो मेरी संतान का है। और फिर क्रोधित हो उठा राजा। सेनापति निचोड़ सिंह, जाओ। दुनिया, मेरा मतलब पूरे गुलाबनगर से सांप छतरियों के नाम से मशहूर सब्जी का नामो निशान मिटा दो। किंतु महाराज, सभी सांप की छतरियां तो विषैली नहीं होती। ये दूसरों के लिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जो सांप छतरियाँ विषैली नहीं होती, वे अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। यम यम। सेनापति, अगर हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई तो अपनी गर्दन धड़ से जुदा समझना। इस प्रकार सभी प्रकार की सांप की छतरियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उखाड़ दो इन्हें, वरना राजा मेरी गर्दन उखाड़ देगा। उस समय मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ सांप की छतरिया पर चिपका उन्हें चट चट कर रहा था। वाह, अति स्वादिष्ट है यह सांप की छतरिया। माता श्री, अब सांप बारिश से कैसे बचेंगे? अपने बिल में छिपकर पुत्र। और तभी सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए वहां भी आ पहुंचे। आह, पिताश्री, नाथ। कुचल डालो सांप की छतरियों को घोड़ों के पांव तले। मैंने किसी प्रकार एक गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचाई। जल्दी करो, अभी पूरा जंगल पड़ा है और मुझे शाम तक ही राजा गुलाबी सिंह के आदेश का पालन करना है। यानी इन सांप छतरियों को वंश मिटाना है, और मुझे मिटाना है राजा गुलाब सिंह और उसके पूरे राज्य को। तब प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मैं गुलाबनगर के प्रत्येक खाद्य पदार्थों पर लगने लगा। अरे, इस धान पर तो फफूंद लग गया, लेकिन मैं भूलवश एक दिन सूरदास ऋषि कटोराचार्य के व्रत व्रत के भोजन पर लग गया, और वो फलाहार खाने के बाद ऋषि का पेट खराब हो गया और उस ऋषि ने एक गहरा गड्ढा भर दिया। तब जैसे ही उसे फलाहार पर मेरे लगे होने का आभास हुआ, दुष्ट फफूंद, अब मैं तुझे इस बोतल में कैद कर दूंगा। अरे बाप रे, भागो! किंतु भागने का कोई अवसर ऋषि ने ना दिया। इस प्रकार ऋषि कठोराचार्य ने मुझे बोतल में कैद करके यहाँ फेंक दिया। उफ, ना जाने अब कब तक इस कैद में सड़ना पड़ेगा, और कब होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। इतना कहकर फफूंद के चेहरे पर पुनः मंडराने लगी बदले की आग। मैं राजा गुलाब सिंह और उसके पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। ओह, अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मुझे भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। राजा सूरज सिंह ने भी तब आप बीती कह सुनाई फफूंद को। और तब अब आएगा मजा। फफूंद, तुम राज्य के सभी खगानों पर लगकर उन्हें खराब कर देना, ताकि वे खाने के लायक ना रहे। जब राज्य की सेना खाना ना मिलने से कमजोर हो जाएगी, तब मैं अपनी सेना के साथ मिलकर छोटे सौतेले पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं नहीं, इस बार मैं अधिक मात्रा में नहीं नहीं लगूंगा। इस बार मैं उतने ही में लगूंगा कि दिखाई भी नहीं पड़ूंगा। फिर जैसे उन खगानों को कोई खाएगा, उसे हैजा होते देर नहीं लगेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि हैजा मानव को कितनी जल्दी कमजोर कर देता है। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो फिर चलो, जल्दी जल्दी पहुंचो गुलाब नगर में। मैं अगले युद्ध को तैयारी के लिए जाता हूँ, काटा नगर। अगले ही दिन गुलाब नगर में फैल गया हैजा। आ, बचाओ, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। मेरे भी ये सब हैजे के लक्षण है। आ, वाह,
मैं आज ही नीम हकीम खतरा ए जान की शिक्षा समाप्त कर नगर लौटा, और आज ही नगर में हैजा फैल गया है, कल चेचक फैलेगी, परसों कोढ़। तू धन्य है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। वैद्य जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मूर्ख अज्ञानी, ये दवा ले और दुआ कर कि ये दवा तुझे लग जाए। इधर राजमहल में भी सबका बुरा हाल था। महल में विशेष सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की गई तो ये हमारी तो प्राण लेकर ही रहे ये महामारी तो प्राण लेकर ही रहेगा। उफ, अंदर पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया। वाह, क्या सुगंध है! आहा, मीठी मीठी। राजा गुलाबी सिंह के पेट में भी पड़ रही थी भयंकर मरोड़े। अरे, राज शौचालय में कौन घुस गया? बाहर निकलो। महाराज, ये मैं हूँ, सेनापति निचोड़ सिंह, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकल सकता। आप दो ईंटों को कहीं पर रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। आप दो ईंटों को कहीं पर रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। इधर बाकेलाल का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। मेरी जिंदगी की राह में तो कांटे ही कांटे बोए थे, पर अब क्या मुझे भोजन भी इन्हीं कांटों का करना होगा? क्रोध में भरकर बाकेलाल ने एक नागफनी को जड़ी ठोकर। ओह, ये क्या! इसमें तो रसीले फल भरे हुए हैं। कड़ाक! दूसरे नागफनी पर ठोकर जड़ते ही खुशी से बाकेलाल की आंखों में आंसू आ गए। याहू, इसमें भी भरे हुए हैं रसीले फल। सुबक सुबक, हे भोले शंकर, आज साबित हो गया कि तेरे घर देर है और अंधेर भी। फिर क्या था? बाकेलाल एक एक करके तोड़ने लगा नागफनियों को और खाने लगा उसमें से निकले रसेदार मज़ेदार फल को। वाह, इन फलों को खाकर तो मेरे भूख एवं प्यास दोनों ही मिट रहे हैं। खाए जा बाकेलाल, खाए जा, अभी तो पूरा जंगल पड़ा है। तभी, ठहरो, इन नागफनियों को और मत तोड़ो बाकेलाल, वरना हम भूखे मर जाएंगे। आए, कौन हो तुम? और मैं भला इन नागफनियों में उगे फलों को क्यों ना खाऊं? अजी, मैं तो खाऊंगा। रुक जाओ बाकेलाल, चुभाओ। आ, आई। बाकेलाल, हम तुम्हें कांटा चुभाने पर विवश हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हम शांति प्रिय हैं, इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि तुम यहाँ तबाही ना मचाने का क्या लोगे? बाकेलाल, ये नागफनियाँ विशेष रूप से हमने ही उगाई हैं, जिनसे हमें प्राप्त होते हैं फल एवं जल, जो कि हमारी जिंदगियों के लिए आवश्यक है। इन नागफनियों के असर से विषैले कीट पतंगे, विषाणु एवं जीवाणु भी समाप्त हो जाते हैं। हम और नागफनियाँ भी कुछ देर में उगा सकते हैं, मगर जिस हिसाब से तुम भूखे हो, तुम उन्हें भी तोड़कर खा जाओगे। इसलिए हमारी भलाई तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही है। बाकेलाल, ये लो, ये नागफनियाँ उगाने के बीज हैं। इन्हें बोने पर कुछ ही देर में नागफनियों के वृक्षों का विशाल जंगल उगाएगा। फिर तुम जी भर कर फल खा लेना। और बस इतना सुनते सुनते बाकेलाल के कान कुत्ते के कान की तरह खड़ा हो गए। नागफनियों के बीच, अगर मैं इन्हें ले जाकर गुलाब नगर के चप्पे चप्पे पर बो दूँ तो गुलाब नगर कांटों का नगर बन जाएगा, और पता चल जाएगा कि राजा गुलाब सिंह को भी बाकेलाल को कैकटा के जंगल में भिजवाने का फिकवाने का अंजाम बन गई मेरी योजना। ठीक है, लाओ, ये बीज मुझे दो। ये लो, सूर्योदय से पूर्व ये कहकर कि नागफनियाँ उग जाओ, इन बीजों को हवा में उछाल देना। इधर राजा सूरज सिंह ने गुलाब नगर के बाहर गाड़ दिए थे अपने खेमे। हाँ, यहाँ लगाओ पर्दा, जहाँ की सैनिक तुरंत आकर अपने फटे हुए वस्त्र बदले और पुनः युद्ध भी लड़ने पहुँच जाए। युद्ध का बिगुल सूर्योदय के साथ ही बजा दिया जाएगा। और ये देखिए महाराज, आपके लिए ये लोहे का कच्छा लाया हूँ, जिसके फटने और कटने का भी डर नहीं। लोहे का कच्छा, सूर्यदेव के साथ ही बजा युद्ध का बिगुल। पी! सेना लेकर गुलाब नगर की ओर चल पड़ा राजा सूरज सिंह। अपने नारे कसकर तैयार हो जाओ सैनिकों, क्योंकि इस बार हमें जीत हासिल करनी है। इधर बाकेलाल सूर्यदेव से पूर्व जा पहुंचा गुलाब नगर। थोड़ी ही देर में यहाँ होगी नागफनियों का जंगल। ओह, ये बाकेलाल है, मगर ये क्या कर रहा है? और अब मैं बौना राजा के कहानुसार नागफनियों के बीच उछालता हूँ। ये कहकर नागफनियों
उठा जाओ। तभी आश्चर्य से उछल पड़ा विक्रम सिंह। ओह, ये तो कोई दुश्मन सेना है जो गुलाबनगर पर आक्रमण करने जा रही है। और इधर से फूट रहे नागफनियों के अंकुर। और फिर कुछ ही देर में नागफनियाँ अपने पूर्ण आकार में विकसित हो गई। अरे वाह, नागफनियों का जंगल खड़ा हो गया। और अब आएगा मजा जब होगी सुबह। अरे मगर मैं भी तो इस जंगल में फंस गया हूँ। और हम भी। उफ, मेरा लोहे का कच्छा कांटों में फंस गया है। सेनापति के बच्चे, ये तूने क्या पहना दिया है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। मैंने लोहे का कच्छा जो जंग जो जो जंगे मैदान के लिए बनवाया था। इधर महल में जैसे ही राजा गुलाबी सिंह ने बाहर झांका, ये क्या, पूरा नगर नागफणियों का जंगल बना हुआ है। और वो कौन फंसे हैं इस जंगल में? ये तो बड़ा सौतेला है। ओह, ये तो अपनी सेना के साथ लड़ने आया था और अब कांटों के जंगल में फंस गया। तभी, हाँ महाराज, ये कमबख्त तो आपका भाई ही है। मेरा मतलब है महाराज कि अगर नागफनियों का जंगल ना उगाता तो आज हम इनका मुकाबला ना कर पाते, क्योंकि हम तो बिना बैसाखियों के हिल भी नहीं पा रहे हैं। वाह, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इधर भूख से बेहाल बाकेलाल ने खुद ही तोड़नी शुरू कर दी वे नागफणियाँ। उफ, कमबख्त, ये भूख मेरा पीछा कब छोड़ेगी? बाकेलाल, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कमाल कर दिया। इधर नागफनियों से निकलने के चक्कर में राजा सूरज सिंह का लोहे का कच्छा भी उतर आया। महाराज, व्यवस्था है, अभी आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए नर्म कांटों वाले नागफनी के इस वस्त्रों को ही इस पौधे को ही वस्त्र का रूप देना होगा। तुझे देख लूंगा सेनापति के बच्चे। अन्य सैनिकों के शरीर भी बुरी तरह से छिल गए। आह, मर गए हम। कुछ तो बेहोश होकर ही लुढ़क गए। इधर आधी रात तक बाकेलाल ने वे सारी नागफनियाँ तोड़ डाली और खा डाले सारे फल। और तभी, ओह, मेरा पेट भर गया। क्या? ओह, इसका मतलब ऋषि धतूरा के सांप का अंत हो गया है। इधर नागफनियों के प्रभुत्व से फफूंद भी मारा जा चुका था। इधर राजवैद्य की दवाओं से हैजा भी दूर हो गया। तब सैनिकों ने भी जंगल की सफाई और वहां से मूर्छित पड़े सैनिकों को किया गिरफ्तार। राजा सूरज सिंह को भी पकड़ लिया गया। मगर जब विक्रम सिंह ने बताई हकीकत तो, ओह, और मैंने तुम्हें कैक्टा के जंगलों में फिकवा दिया था, जबकि जंगल में तो मुझे फिकवाना चाहिए था बड़े सौतेले को। और हाँ बाकेलाल, मैंने तुम्हें कैक्टा के जंगल में फिकवा दिया। तुम्हें ये कैसे पता चला कि बड़ा सौतेला मुझ पर आक्रमण करने वाला है? जब मेरी किस्मत फूटती है तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। और तब बाकेलाल को आखिर कहना ही पड़ा, सब मन घड़ंत। महाराज, जिस समय कैक्टा के जंगल से मैं भोजन की खोज कर रहा था, तभी मैंने जंगल से बहुत दूर अपने बड़े भाई को युद्ध की योजना बनाते देखा एवं सुना। तब आपको युद्ध से बचाने के लिए ही मैंने शिव जी से प्रार्थना की। और शिव जी भगवान की कृपा तो तुम पर है ही बाकेलाल। ओह, और तब मेरा प्यारा बाकेलाल, आ, गले लग जा। अगर मुझे पता होता कि बड़ा सौतेला अपनी सेना के साथ आक्रमण करने वाला है तो भला मैं क्यों उगाता नागफनियाँ। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।